गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और आप इसको अच्छे से समझेंगे। तो आइए बेटा, आज हम ज्योग्राफी का अपना फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहा जाता है। संसाधन वे सभी वस्तुएं होती हैं जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हैं एवं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती हैं या फिर जो हमारे प्रयोग में लाई जाती हैं, वे सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, संसाधन। आप अपने पर्यावरण में विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीज़ें देख सकते हैं, जैसे पेट्रोल है, कोयला है, ये सभी हमें प्रकृति से ही मिली हैं, प्राकृतिक संसाधनों के लिए रूप में मिली हैं और हमने इनका प्रयोग अपने लिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया है। ऐसे तो पर्यावरण में बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन क्या हम उन्हें सभी को संसाधन कह सकते हैं? नहीं। यदि वे हमारे प्रयोग में हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं लाई जा सकती तो हम उन्हें संसाधन नहीं कह सकते। संसाधन केवल उन्हीं को कहेंगे जो पर्यावरण में उपलब्ध हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। अब अगली बात आती है कि संसाधन किस प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं हम संसाधन। तो इसके लिए हम ने विभिन्न विभिन्न आधार रखे हैं, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संसाधन इतने प्रकारों में विभाजित हैं। जैसे सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर। यदि अगर हम देखें तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं। एक है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन कौन से होते हैं? जैव संसाधन केवल वे संसाधन होते हैं जो कि हमें जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि वनस्पति, पशु आदि। साथ ही अजैव संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? वे संसाधन जो किसी निर्जीव वस्तु से बने हुए हैं, जैसे हमारी चट्टानें, धातुएं आदि। चट्टानों से भी हम अपने डेली यूज़ के लिए सामान निकालते हैं, धातुओं का भी हम प्रयोग करते हैं कि अपने डेली यूज़ की लाइफ की चीज़ों को यूज़ करने के लिए, चीज़ों को बनाने के लिए हम धातु का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि एक पेन से लेके और आपकी बड़ी बड़ी कार तक सभी हमारी डेली यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं, जिनसे हम अपनी लाइफ को बहुत ही कंफर्टेबल बनाते हैं। तो ये किसी प्रकार का संसाधन होगी? अजैव संसाधन होंगे। और जो हम भोजन करते हैं या फिर वनस्पति है या फिर मेडिसिन्स हैं, ये हमारे किस में आते हैं? ये सभी हम या तो पशुओं से लेते हैं या वनस्पतियों से लेते हैं। तो ये हमारे किस प्रकार के संसाधन हो जाएंगे? जैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन हो गए, जैव संसाधन एवं अजैव संसाधन। अगली बारी आती है समाप्यता के आधार पर, कि कौन सी वस्तु कितने समय में समाप्त हो सकती है और वो हमारे पास कितने समय के लिए है। इस आधार पर भी हमने दो भागों में विभाजित किया है। एक है नवीकरणीय संसाधन और एक है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? जिनको दोबारा से बनाया जा सकता है, भौतिक व रासायनिक प्रक्रियाओं या फिर यंत्रों द्वारा बनाया जा सकता है। इस प्रकार के संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये इस प्रकार के हैं कि जब तक सूरज रहेगा तब तक हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी, जब तक हवा रहेगी तब तक हमें पवन ऊर्जा मिलती रहेगी। तो ये चीज़ें ये सिर्फ अपना रूप चेंज करती है, एनर्जी कन्वर्ट करती हैं, लेकिन ये वस्तुएं हमें हमेशा प्राप्त होती रहेंगी। सेकंड आता है अनवीकरणीय संसाधन। ये वे संसाधन हैं जिनको बनाने में बहुत लंबा समय लग जाता है। इनको बनाने में सालों साल, लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये किस प्रकार के संसाधन होते हैं? खनिज और जीवाश्म। जैसे कि एक बार के प्रयोग के बाद ही ये खत्म हो जाते हैं और इनको लाखों वर्षों के बाद इनको दोबारा बनाना संभव हो पाता है। जैसे कोयला है, पेट्रोल है, ये पता नहीं कितने वर्षों के बाद जो है चीज़ें जब दबती हैं, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियाँ होती हैं या फिर जैसे कोई ज्वालामुखी आया, उसके बाद वहाँ पर लावा ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद तापमान आदि उस पर काम करते हैं, पवन, वहाँ का टेम्परेचर, किस तरह की भू आकृति, ये सभी चीज़ें काम करती हैं। फिर वो दबती जाती हैं और उसके लाखों वर्षों के बाद जो है उन चट्टानों से हमें कोयला या पेट्रोल आदि प्राप्त हो पाते हैं। तो समाप्यता के आधार पर दो प्रकार के हुए, एक नवीकरणीय ऐसे संसाधन जो दोबारा बनाए जा सकते हैं और एक अनवीकरणीय संसाधन जिनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और ये दोबारा से इतनी आसानी से प्रयोग नहीं होते और एक बार प्रयोग के बाद ये ख़त्म भी हो जाते हैं। आप पेट्रोल को एक बार यूज़ करोगे, कार में एक बार यूज़ किया, क्या उसकी एनर्जी कन्वर्ट हुई?
क्या हम उसे दोबारा से यूज़ कर सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या आप जल को दोबारा से यूज़ कर सकते हो? यस। जल की सिर्फ फॉर्मेशन चेंज होती रहती है, लेकिन वो यूज़ होता रहता है। आपने उसी से सब्जी धो ली, उसी पानी को आपने पेड़ पौधों में डाल दिया, पेड़ पौधों के थ्रू ज़मीन के अंदर चला गया, ज़मीन के अंदर से समुद्र के पास चला गया, और फिर वहीं से वाष्पीकृत होकर बादलों में, और बादल से फिर वर्षा के रूप में ज़मीन पर प्राप्त हो गया। इस प्रकार से जल ने सिर्फ अपना रूप चेंज किया, लेकिन हमें प्राप्त तो होता रहा ना, कन्वर्ट अगेन एंड अगेन। सेम एज हम सौर ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, पवन ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जो हमें लंबे वर्षों तक मिलते रहते हैं कंटिन्यूसली। ये हमें गॉड गिफ्टेड है। नेक्स्ट आता है बेटा स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर अर्थात कि किसका किस पर कितना अधिकार है, उसके आधार पर संसाधन। इसमें सबसे पहला आता है व्यक्तिगत संसाधन। वे संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति का अपना निजी अधिकार होता है। निजी अधिकार जैसे आपका अपने घर पर अपना अधिकार है, आप उस घर का अपने आप यूज़ करते हो। किस चीज़ के लिए यूज़ करते हो? बारिश से बचने के लिए, बारिश तूफान से बचने के लिए। उसके क्या उस पर कोई और अपना वो कर सकता है? नहीं, उसका प्रयोग केवल आप ही कर सकते हो। दूसरा आता है सामुदायिक अधिकार। सामुदायिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिस पर किसी समुदाय का अधिकार होता है। मतलब वो किसी एक व्यक्ति का इंडिविजुअल नहीं होता, व्यक्तिगत अधिकार नहीं होते, बल्कि उस पर पूरे समुदाय के अधिकार होते हैं। जैसे तालाब, कुएं, शमशान घाट आदि जो सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। किस लिए? पूरे समुदाय के लिए, कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आराम से चल सके और वो अपनी आराम से क्लेविश लाइफ जी सके। इसलिए व्यक्तिगत संसाधन केवल एक व्यक्ति द्वारा यूज़ किए जाते हैं, और सामुदायिक संसाधन पूरे समुदाय द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। थर्ड आता है राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिन पर ना तो किसी व्यक्ति का अधिकार होता और ना ही किसी एक समुदाय का, उस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार बराबर होता है। जैसे कि हमने रेल, वन, जल संसाधन आदि संसाधन इसी प्रकार के हैं। क्या कोई राज्य एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने से मना कर सकती है कि ट्रेन को नहीं आने के लिए अलाउ करेंगे? या फिर कोई व्यक्ति मना कर सकता है कि ये मेरी अपनी रेल है? नहीं, ये राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्र की धरोहर है। उन्होंने अपने राष्ट्र के लोगों के लिए बनाया है इसे, ताकि वो आराम से अपनी ज़िंदगी को जी सके। इसलिए सरकार को एक अधिकार भी दिया गया है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों पर अधिग्रहण कर सके। व्यक्तिगत संसाधनों पर अधिग्रहण का क्या अर्थ है? मान लीजिए कि कोई गांव है जो कि शहर से बहुत दूर है, और वहां पर लोग आना चाहते हैं, लेकिन क्या आ पाते हैं? नहीं, क्योंकि वो गांव शहर से बहुत अंदर हो गया। वहां से मेन रोड निकालने के लिए अगर सरकार किसी की ज़मीन को लेना चाहे, तो वहां पर उसके बदले में उसका हक देकर वहां से उस जमीन को ले सकती है, राष्ट्रपति के साइन के थ्रू। इस तरह से व्यक्तिगत संसाधनों पर अधिग्रहण करने का भी अधिकार है, राष्ट्रीय हित के लिए, किसी एक पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, राष्ट्रीय हित के लिए। वन, रेल, जल संसाधन सभी इसी प्रकार के संसाधन हैं। नेक्स्ट आता है बेटा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन पर ना केवल एक व्यक्ति का अधिकार होता, ना ही किसी समुदाय का अधिकार होता, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से सीमित होते हैं। मान लीजिए आप सभी जानते हैं कि इंडिया इस तरह से है, ये वाला पूरा एरिया यहाँ पर समुद्र है, लेकिन क्या इस पूरे समुद्र पर इंडिया का अधिकार है? क्या पूरे हिंद महासागर पर भारत का अधिकार है? नहीं, सिर्फ 200 नॉटिकल मील तक ही जो है भारत का अधिकार है। इस एरिया में अगर उसे कोई पेट्रोल या कोई खनिज संसाधन ऐसा मिलता है तो उसको प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन अगर 200 नॉटिकल मील से दूर उन्हें कोई संसाधन मिलता है, पेट्रोल या कोई खनिज वगैरह मिलता है, तो उन्हें परमिशन लेनी होगी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से। उन पर भी उनका अपना कोई अधिकार नहीं है। इसका रीज़न क्या है? क्या बता सकते हो? क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि इस तरह से तो आपस में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाएंगी, किसी को समझ में ही नहीं आएगा कि किसका कौन सा अधिकार है, कहाँ है। तो इसलिए सभी अपने समुद्र की 200 मील की दूरी तक ही अपना अधिकार कर सकते हैं। इससे आगे अगर उन्हें कोई कार्य करना है, कोई नौसेना का कोई अधिग्रहण करना है, या फिर पनडुब्बियाँ भेजनी है, कोई खनिज ढूंढना है, तो उसके लिए उन्हें पहले परमिशन लेनी होगी। तो वो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट आता है बेटा विकास के स्तर के आधार पर, कि कौन सा संसाधन किस हद तक जा चुका है या फिर किसकी कितनी संभावनाएं हैं। सबसे पहला है
कि संसाधन का विकास किस तरह से हुआ है और किस स्तर पर हुआ है। सबसे पहला आता है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? संभावी संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो हैं लेकिन अभी इनका प्रयोग नहीं किया गया है। संभावी मतलब संभव है। संभावी मतलब उनका अभी आने वाला है लेकिन अभी प्रयोग किया नहीं गया है। जैसे गुजरात की सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हमें पता है कि हम वहाँ से सौर ऊर्जा डेवलप कर सकते हैं, लेकिन क्या हम कर सके हैं? नहीं, हम नहीं कर पाए हैं अभी। क्या हमने पवन ऊर्जा का यूज़ किया है? नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि हाँ, यहाँ पर संभावनाएं हैं सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के संसाधन की। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा विकसित संसाधन। विकसित संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनके उपयोग की मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। मीन्स हमें पता है कि हमारे पास संसाधन है और हम इतनी मात्रा में इनका विकास कर सकते हैं, लेकिन अभी किसी टेक्नोलॉजी की वजह से या किसी भी वजह से अभी तक उसका विकास किया नहीं गया है। नेक्स्ट आता है बेटा भंडार। भंडार वो होते हैं जो पर्यावरण में उपलब्ध तो हैं, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकते हैं, लेकिन इनका प्रयोग करना अभी हमारे लिए संभव नहीं हुआ है या फिर हमारी प्रौद्योगिकी अभी वहाँ तक नहीं पहुँची है। जैसे जल, हम सबको पता है कि जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी है, लेकिन क्या हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर पाए हैं? हाइड्रोजन से हम न्यूक्लियर बम भी बना सकते हैं, लेकिन क्या हम बम बना पाए हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमारी टेक्नोलॉजी वहाँ तक नहीं पहुँची है। हमें पता है कि हमारे पास जल है, इसकी आपूर्ति भी की जा सकती है, लेकिन अभी तक हम वहाँ पर नहीं पहुँचे। नेक्स्ट है बेटा संचित कोश। संचित कोश हमारे भंडार का ही हिस्सा है, लेकिन अभी हमने इनका प्रयोग नहीं किया है। इसका प्रयोग ना करने का कारण क्या है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को ये बचाकर दे सकें। जैसे जल को हम बहुत ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाते। इसका क्या कारण है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भविष्य के लिए भी हम ये जल बचाकर दे सकें। जल हमारे पास है बहुत, लेकिन यूज़ करने वाला जल कितना है? बहुत कम। जो जल है हमारे पास समुद्र में है, खारा पानी है, नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो प्रयोग में आने वाला जल है उसको हम बचा के रखते हैं ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी दे सकें। नेक्स्ट आता है बेटा संसाधनों का विकास। अब हमने देख लिया कि हमारे पास कितने प्रकार के संसाधन हैं और उनके विकास की क्या क्या संभावनाएं हैं, लेकिन क्या हम उनका संसाधनों का विकास ठीक प्रकार से कर पा रहे हैं? नहीं। मानव ने संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग किया है, जिसके बारे में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं। सबसे पहले तो क्या हुआ है, संसाधनों का इतना ज़्यादा यूज़ करने से संसाधनों का हास्य हुआ है, संसाधन बर्बाद हुए हैं, संसाधन कम से कम प्रयोग में लाए जा रहे हैं। और सबसे गंदी बात क्या हुई है कि समाज को दो वर्गों में विभाजित कर दिया है। जब आदि मानव था बेटा, तब किसी के पास फ़ोन नहीं थे, किसी के पास गाड़ी नहीं थी, किसी के पास बंगलो नहीं थे, सब एक बराबर थे, सब शिकार करते थे और खाना खाते थे, फल फ्रूट खाते थे। किसी के पास भी पहनने के लिए इतने अच्छे कपड़े नहीं थे, सब पत्तों को लपेटते थे, गुफाओं में रहते थे, आप भी जानते हो। लेकिन जैसे जैसे संसाधनों का विकास हुआ है, आज सबके पास, किसी के पास कार है, किसी के पास गाड़ी है, तो क्या हुआ, समाज दो वर्गों में बट गया। किस किस में? एक अमीर में और दूसरा गरीब में। गरीब और गरीब होता चला गया और अमीर होता चला गया। ये विभाजन किस कारण से आया? ये विभाजन केवल और केवल संसाधनों के अत्यधिक प्रयोग की वजह से ही आया कि जिसके पास पैसे थे उन्होंने ज़्यादा यूज़ कर लिया और जिसके पास कम पैसे थे वो गरीब रह गया। संसाधनों का शोषण हो रहा है, हम अधिक से अधिक मात्रा में संसाधनों को निकाल रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं, जिसका सबसे बुरा प्रभाव न केवल समाज पर आपसी में पड़ा है बल्कि हमारे पर्यावरण को भी पड़ा है। पर्यावरण प्रदूषित हो गया है, जलवायु गर्म हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ओजोन में छेद हो रहा है। ओजोन की क्या करती है? ओजोन हमें सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, लेकिन अब उस ओजोन लेयर में भी छेद होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा बीमार हो सकते हैं, हमें स्किन कैंसर हो सकता है, बहुत सारी बीमारी हमें हो सकती हैं। और ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि हमने संसाधनों का ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग किया है। थर्ड है बेटा सतत पोषणीय विकास। हम संसाधनों का विकास कर तो रहे हैं, लेकिन हमें ये विकास किस तरह से करना चाहिए? इसके लिए सतत का मतलब होता है कंटिन्यूस, कि हमें कंटिन्यूसली विकास करना चाहिए, लेकिन ऐसा विकास करना चाहिए जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम संसाधन को बचा सकें। इसी को बोलते हैं सतत पोषणीय विकास की।
आप करो, विकास करो, कंटिन्यू करो, लेकिन इस तरह से करो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बच सके। इसी के लिए इसी वजह से अभी एक नई वो भी हुई थी, रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में ब्राज़ील में, जिसको हमने पृथ्वी सम्मेलन का नाम दिया था, जिसे हमने क्या कहा था, पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन में क्या था, हमने कहा था कि हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए आयोजन करेंगे। हमने कुछ मुद्दे रखे थे, जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे, कि ये चीज़ें जो है बहुत ही भ्रष्ट रूप ले रही हैं, हमें इन्हें रोकना होगा। और इसके लिए हमने 1992 में एक ब्राज़ील में एक सम्मेलन किया, जिसमें कहा गया कि हम ये घोषणा करते हैं कि हम अपने लेवल पर प्रदूषण को कम करने की कोशिश करेंगे और संसाधनों का इतना दोहन नहीं करेंगे। इसके लिए एजेंडा भी पास किया गया, घोषणा पास की गई यूएनओ के सम्मेलन में 1992 में, जिसे यूएनसीईपी नाम दिया गया। जिसे क्या नाम दिया गया, यूएनसीईपी नाम दिया गया। और इसमें कहा गया कि हम कम से कम इसका प्रयोग करेंगे और हम अधिक से अधिक जो है संसाधनों को बचाने की कोशिश करेंगे। अब इसके लिए क्या करना आवश्यक था, हमने संसाधनों के प्रकार देख लिए, हमें उनका यूज़ भी पता चल गया कि हम संसाधनों के बिना नहीं रह सकते। तो हमें मैनेज तो कैसे ना कैसे करना ही पड़ेगा ना, कि हम चीज़ों को मैनेज करके चलें, तभी हम इसका अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, संसाधन नियोजन किया, मैनेजमेंट किया, एक लिस्ट बनाई, मानचित्र तैयार किए कि हमारे पास कौन सा संसाधन कितनी मात्रा में है और वो कहाँ पर है। उसके बाद हमने उन विकास योजनाओं को लागू करने के लिए टेक्नोलॉजी तैयार की, कि टेक्नोलॉजी से हम संसाधनों का दोहन कम करें और वो प्रयोग में ज़्यादा आ सकें। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कि हम राष्ट्रीय विकास योजना की आपस में तालमेल बिठाकर चलें, और हम आपस में किसी भी प्रकार की, अगर हम मेरे पास कोई संसाधन ज़रूरत से ज़्यादा है तो मैं उसे दूसरे देश को दे सकूँ और वो मुझे दे सकें। अगर हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो जिस कंट्री के पास उस संसाधन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी हमें दे दें, ताकि संसाधनों का दोहन होने से बच जाए और उनका प्रयोग अच्छे से हो जाए। इसके साथ ही बेटा, अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने 8th स्टैंडर्ड में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा होगा। भारत भी एक संसाधन संपन्न देश था। यहाँ रॉ मटेरियल बहुत था, कच्चा माल बहुत था। हमारे यहाँ पर मसाले बहुत थे। हमें खुद भी नहीं पता था कि हमारे मसालों की मार्केट में क्या रेट है, कि दूसरे के देशों में वो कितने मंगवाए जा सकते हैं, कितने पसंद किए जा सकते हैं। हमें अपनी कपास का नहीं पता था कि हमारी कपास जो है वो कितनी कॉस्टली हो सकती है, कितनी महंगी हो सकती है। लेकिन हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पर? नहीं। टेक्नोलॉजी किसके पास थी? अंग्रेज़ों के पास थी। तो उन्होंने क्या किया, हमारे संसाधनों से वो इतने ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुए, इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हुए कि उन्होंने हम पर आक्रमण कर दिया। इसलिए कहा गया है ना कि जो देश जितना संसाधन संपन्न होता है, विदेशी आक्रमणकारी वहाँ पर उतने ही ज़्यादा आते हैं, और वे विदेशी आक्रमणकारी जिनके पास टेक्नोलॉजी होती है। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास टेक्नोलॉजी थी। डच, पुर्तगाल, फ्रांसीसी, अंग्रेज सब हमारे यहाँ क्यों आए? क्योंकि हम संसाधन संपन्न देश थे और हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, और उनके पास संसाधन नहीं थे लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी थी। यही कारण रहा कि हमारा देश जो है आक्रमणकारियों के लिए इतना आकर्षण का केंद्र बना रहा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि संसाधन संपन्न देशों पर विदेशी आक्रमण ज़्यादा होते हैं, और वे विदेशी आक्रमण ज़्यादा होते हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी होती है, और उस देश पर ज़्यादा होता है जहाँ टेक्नोलॉजी नहीं होती। हमें क्या करना चाहिए? हमें संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहिए कि हम इसका अंधाधुंध प्रयोग ना करें। जितना हमारे लिए नेसेसरी हम केवल उतना प्रयोग करें। मान लीजिए आज हर घर में कार है, सभी के पास कार है, लेकिन क्या सिर्फ कार लेने से काम चल गया? नहीं। उसके लिए पेट्रोल की भी तो ज़रूरत पड़ती है ना, पेट्रोल की भी ज़रूरत। क्या ये ज़रूरी है कि हर बंदा कार लेके जाए? अगर इंडिविजुअल कार लेके जाएंगे तो ज़्यादा पेट्रोल यूज़ होगा व्यक्तिगत रूप से, लेकिन अगर हम कार पूलिंग करेंगे तो हम 4 बंदों का पेट्रोल तो बचा ही सकते हैं, जो फ्यूचर में काम आ सकते हैं। तो हमें संसाधनों का संरक्षण करना है। हमें इस तरह से कार्य करना है कि संसाधन हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी मिल सके और हम उसका ज़्यादा प्रयोग ना करें। सबसे बड़ा संसाधन हमारे पास कौन सा है? प्राकृतिक रूप से देन जिसकी है वह भू संसाधन। सबसे बड़ा संसाधन कौन सा है? भू संसाधन। ये हमारे आर्थिक रूप में भी हमारे प्रयोग में आता है, और भूमि के बिना तो हम रहने की सोच ही नहीं सकते। भूमि भी तो एक सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है ना। भूमि पर हम क्या करते हैं?
हम रहते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वन्य जीव है, परिवहन, मानव जीवन, सभी रूपों में हम भूमि का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि हमारे वन, हमारी कृषि, हमारे चरवाहे, हमारे उपवन, सभी के लिए तो हमें भूमि की आवश्यकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट संसाधन कौन सा है? हमारा भू संसाधन। भूमि को हमें संजो के रखना है, उसका आर्थिक रूप से प्रयोग करना है और उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा दोहन नहीं करना। पेड़ पौधे, वन्य जीव, मानव, भोजन, सभी चीज़ें तो हमारी भू संसाधन पर ही डिपेंड करती हैं। सभी रूपों में हम भूमि का प्रयोग करते हैं। भूमि भी बहुत प्रकार की है, जैसे एक वो भूमि जो हम यूज़ करते हैं अपने रहने के लिए, दूसरी वन, बंजर, कृषि, चरवाहे, उपवन, सभी भूमि का रूप है। कृषि योग्य बंजर भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि किसे कहते हैं? जहाँ 5 साल से खेती ना हो। वर्तमान पड़ती भूमि किसे कहते हैं? जहाँ 1 साल से खेती ना हो। और पुरातन पड़ती भूमि किसे कहते हैं? जो 1 से 5 साल तक खेती ना की गई हो, मतलब जो थोड़ी सी पुरानी पड़ती हो गई है। और वर्तमान पड़ती भूमि जहाँ 1 साल से खेती ना हो। शुद्ध या नेवल बोया गया क्षेत्र वहाँ होता है जहाँ एक वर्ष में 1 से अधिक बार खेती की जाती है, जहाँ एक बार में 1 से ज़्यादा खेती, एक वर्ष में 1 से ज़्यादा खेती की जाती है। अब आता है बेटा भूमि निम्नीकरण। भूमि के हमने ये देख लिया कि भूमि हमें हमारे लिए कितनी यूज़फुल है। हम सारे ही काम तो भूमि पे करते हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। निम्नीकरण किसे कहते हैं? भूमि की उपजाऊ में कमी होना। आज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे पास खाने के अनाज कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भूमि की उपजाऊ शक्ति में कमी आ गई है। इसका क्या बोलते हैं? इसे भूमि का निम्नीकरण। मतलब लंबे समय से प्रयोग करते आ रहे हैं और आने वाले समय में भी हमें इसे प्रयोग करना है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस निम्नीकरण को रोकें। सबसे पहले ये जानना होगा कि निम्नीकरण के कारण क्या हैं। वनों की कटाई, हम बहुत ज़्यादा मात्रा में रहने के लिए, पशुचारण के लिए, किसी भी कार्य के लिए हम वनों की कटाई करते जा रहे हैं। अति पशुचारण, हम एक खेत में ही अगर रोज़ अपने पशुओं को ले जाके छोड़ देंगे उनके चारे के लिए, तो क्या वहाँ की भूमि का निम्नीकरण नहीं तो होगा? क्योंकि वहाँ तो एक ही मात्रा में भूमि में दोबारा पौधे आने के लिए, घास फूस आने के लिए तो समय की ज़रूरत होती है ना, लेकिन क्या वो समय मिलता है उसको? नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हम थोड़े समय के गैप पर ही अपने पशुओं को दोबारा उस खेत में चरने के लिए लेकर जाएं। खनन करने लगे, अगर हमें ये पता चल जाए कि यहाँ पर ये चीज़ मिल सकती है, वहीं पर हम खनन शुरू कर देते हैं। खनन आजकल हम ब्रिज बनाने के लिए भी करते हैं। यहाँ तक कि घर बनाते हैं तो भी हम पहले बेसमेंट रेडी करते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये अंदर से कहीं ना कहीं कमजोरी तो कर रही है। अति सिंचाई, हम सिंचाई की मात्रा इतनी ज़्यादा करते हैं, इतना ज़्यादा पानी छोड़ देते हैं कि जो भूमि की जो ऊपरी परत होती है वो पानी के साथ ही बह जाती है, जिसमें असली जीवाश्म होते हैं, खनिज होते हैं, हमारे पदार्थ होते हैं, वो सभी तो उस पानी के साथ ही बहकर चले जाते हैं। औद्योगिकरण, आजकल औद्योगिकरण इतना ज़्यादा हो गया है कि फैक्ट्रियों से जो कचरा निकलता है, जो गंदा पानी निकलता है, पोल्यूशन होता है, वो भी हमारी भूमि को खराब कर रहे हैं। निम्न उपाय किए जा सकते हैं जिससे हम भूमि के निम्नीकरण को रोक सकते हैं। पेड़ लगाना, पेड़ लगाने से क्या होगा कि जो भूमि है, जो मिट्टी है, वो अपनी जड़ों से भूमि पे पकड़ बनाए रखेगी, वो उसे इतनी जल्दी से बहने नहीं देगी। अति सिंचाई ना करना, जिससे भूमि की जो ऊपरी परत है उसके जीवाश्म वहीं बने रहे और वो थोड़ी उपजाऊ बन जाए। अति पशुचारण न करना, ये ध्यान देना कि आज अगर पशु ने यहाँ चर लिया तो आज ना चर के कम से कम 15 से 20 दिन का गैप लें, ताकि वहाँ पर दोबारा से पेड़ पौधे या थोड़ी घास उग जाए। ठीक है, और वो अपनी थोड़ी सी जड़ों को बना सके, थोड़ी सी जगह जड़ें पकड़ कर सकें इस तरह से। और प्रदूषित जल को न फेंकना भी एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा हो सकता है कि हम अपनी भूमि को प्रदूषित होने से बचा सकें और वो लंबे समय तक यूज़ में आ सकें। अगली बार ये बेटा मृदा संसाधन की। अब भूमि बनती कैसे है? भूमि को, मृदा को बनने में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कारक हैं जिससे मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण कोई 1 या 2 दिन में नहीं होता, बल्कि इसको मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। किस प्रकार से? मृदा के निर्माण में सबसे पहले महत्वपूर्ण कारक क्या है? भू आकृति, कि वहाँ की आकृति किस तरह की है। पेड़ मीन्स पठार हैं, पहाड़ हैं, मैदान हैं, रेगिस्तान हैं, इस तरह से। जलवायु, वहाँ की जलवायु नरम है,
नमी वाली है या फिर बहुत ज़्यादा तापमान है वहाँ का, या फिर पवनें किस हिसाब से चल रही हैं कि वो अपने साथ उड़ा के तो नहीं ले जाती हैं, इस तरह से। और शेल कि वहाँ की चट्टानें किस प्रकार की है, ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ की मृदा किस प्रकार की होगी। जैसे अगर हम बात करें कितने प्रकार की होती हैं मिट्टियाँ, मिट्टियाँ बहुत प्रकार की होती है। जैसे जलोढ़ मृदा है, लेटराइट मिट्टी है, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी आदि सभी क्या होती हैं, लेटराइट मिट्टी है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, बहुत टाइप की मृदाएं होती है जिसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। जैसे सबसे पहले है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है, ये वो मिट्टी है जिसको सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेप से बनती है। ये विस्तृत रूप से फैली हुई है और ये उत्तरी भारत का मैदान जो है वो जलोढ़ मिट्टी से ही बना हुआ है। जलोढ़ मिट्टी को हम आयु के आधार पर दो रूपों में पहचानते हैं, एक है बांगर मिट्टी और एक है खादर मिट्टी। ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। इसका क्या कारण होता है, क्योंकि ये नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से बनती है। वह निक्षेप बहुत ही उपजाऊ होता है। जो नई मिट्टी होती है खादर, इसके कण बहुत ही छोटे होते हैं और ये बहुत ही अधिक उपजाऊ होती है। लेकिन जैसे जैसे पुरानी होती जाती है इसके कण मोटे होते जाते हैं, कंकरेली होती जाती है। और आपको पता है कि कंकरेली मिट्टी में किसी भी फसल का उगना बहुत ही मुश्किल होता है, वो फसल के रूप में नहीं प्रयोग में लाई जाती। तो खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी, बांगर जो पुरानी जलोढ़ है, खादर जो नई जलोढ़ है। उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से ही बना हुआ है और ये विस्तृत रूप से फैला हुआ है। नेक्स्ट है काली मिट्टी। काली मिट्टी का रंग काला होता है, इसे रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का तो आप सोच सकते हैं ना कि जब नाम ही काली है तो ये काली ही होंगी। तो काली मिट्टी, इसको हम रेगर मिट्टी भी बोलते हैं। ये कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी रहती है। ये दक्कन पठार के क्षेत्र में पाई जाती है। दक्कन पठार का क्षेत्र कहाँ है, ये हमारा गुजरात, और ये हम यहाँ आगे ये वाला जो एरिया है ये हमारा दक्कन पठार का क्षेत्र, जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और जहाँ इसके लिए कपास की खेती बहुत अच्छी की जाती है। कपास की खेती की अगर हम बात करते हैं तो ये काली मिट्टी बनती किससे है, काली मिट्टी बनती है लावे से। ठीक है, जब ज्वालामुखी फटता है, ये देखिए बेटा, जब ऐसे करके ज्वालामुखी फटता है, ये मैग्मा है, ये मैग्मा निकल के यहाँ के लावा बन गया, बाहर आएगा। बहुत लंबे टाइम, ये बिल्कुल गर्म होता है जब निकलता है, बहुत लंबे टाइम के बाद ये ठंडा हो जाएगा। जब ये ठंडा होएगा तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कार्य करेंगी, जैसे वहाँ की हवा चलेगी, पवन चलेगी, तो इसमें दरारें पड़ जाएंगी, दरारें बन के ये टूट जाएगा और ये चट्टानों के रूप में हो जाएगा। फिर ये चट्टानें और टूट जाएंगी तो क्या हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है, अब ये देखिए जब मैग्मा बनता है और जब ये बाहर निकलता है लावा होता है तो ये बहुत गर्म होता है। अब ये इतना गर्म होगा तो इसके जीवाश्म मर जाएंगे। ठीक है, अब जब जीवाश्म मर जाएंगे तो क्या होगा, इसमें फास्फोरस की मात्रा कम हो जाएगी और ये गीली करने पर चिपचिप भी हो जाएगी। इसका क्या कारण है, गिल्ले होने पर ये चिपचिप हो जाएगी और इतने अधिक तापमान के कारण इसमें फास्फोरस की मात्रा कम हो जाएगी। ये कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी है और ये दक्कन पठार के क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद आते हैं बेटा लाल और पीली मिट्टी। जैसे कि आप इसके नाम से ही जानते हैं कि ये लाल रंग की होती है, अगर इसमें हम पानी मिला दें तो ये पीले रंग की हो जाती हैं। ये मुख्यतः कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं और इनका रंग लाल आग्नेय चट्टानों में लौह धातु के कारण होता है। लाल और पीली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, आग्नेय चट्टानों से होता है। ठीक है, और ये क्यों होती है लाल रंग की, क्योंकि इसमें लौह धातु बहुत ज़्यादा होती हैं और ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। अगली मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, ये जो लेटर शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट। किस भाषा से लिया गया है लेटर शब्द, ग्रीक भाषा से। ये उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं। उच्च तापमान के कारण इसमें भी ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि इसके जीवाश्म भी तापमान की वजह से खत्म हो जाते हैं। इसमें खाद और उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है। अगर हम इस मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में खाद और उर्वरक डालें तो इससे हम खेती कर सकते हैं। इसका मुख्य क्षेत्र है कर्नाटक, केरल,
तमिलनाडु और उड़ीसा। कौन कौन से क्षेत्र हैं इसके? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा। अगली मिट्टी आती है मरुस्थलीय मृदा। ये रेतीली मिट्टी भी बोलते हैं इसे। ये लाल और भूरे रंग की होती है और इस मिट्टी में लवणीय मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। उच्च तापमान के कारण इसमें भी ह्यूमस की मात्रा बहुत ही कम होती है। इसमें नमी भी कम होती है, लेकिन इस मृदा को सिंचाई द्वारा खेती के योग्य बनाया जा सकता है। जैसे ये गुजरात और ये हमारा राजस्थान, यहाँ पर हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो क्या यहाँ पर खेती नहीं की जा सकती? खेती की जा सकती है, लेकिन कैसे? जब हमारे पास सिंचाई की पर्याप्त मात्रा में संसाधन होते हैं, तब हम इस मरुस्थलीय मृदा में भी खेती कर सकते हैं। अगली है बेटा वन मृदा। ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है और इसमें भी ह्यूमस नहीं होता। ये नदी घाटियों में सिल्टदार होती हैं और ऊपर के ढालों में इसे मोटे कण होते हैं, और जैसी नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में आती है ये उपजाऊ हो जाती है। यह वर्षा वनों में पाई जाती है। ये हमारा जम्मू कश्मीर, ये हमारा पूरा हिमालय आ गया। तो ये वाला जो एरिया है बेटा, ये वाला सारा जो एरिया है, यहाँ पर ये वन मृदा पाई जाती है। जो ऊपर होते हैं तो इसके कण मोटे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे खाड़ी की तरफ आती हैं इसके इनके कण छोटे हो जाते हैं, और यहाँ पर बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। क्यों? क्योंकि ये जो है सारी नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनती है। आपको पता है हमारा हिमालय जो है बहुत सारी नदियों से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारी नदियाँ बहती हैं वहाँ पे। नवीन बलित पर्वत है हमारा हिमालय, ठीक है। तो वहाँ पर ये बहुत ही उपजाऊ होती हैं और इनमें ह्यूमस नहीं होता है, ठीक है। अब बात आती है बेटा, अब हमने देख लिया कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है, लेकिन मिट्टी का कटाव कैसे होता है? मिट्टी का अपरदन, मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मिट्टी का कटाव या फिर मिट्टी का बह जाना। पानी के साथ भी सकती है, नदियों द्वारा भी, या फिर इसका कटाव पवन द्वारा भी हो सकता है, या किसी अन्य कारण से भी हो सकता है ये, लेकिन ये अपना स्थान छोड़ देती हैं। जहाँ वन काट दिए जाएंगे वहाँ की मिट्टी थलथली हो जाएगी, और जैसी हवा तेज हवा आएगी उस तेज हवा के साथ वो बह जाएगी, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें सीढ़ीदार खेत लगाने होंगे ताकि मिट्टी अपनी पकड़ वहीं के वहीं बनाकर रख सके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो पवन के वेग के साथ ना उड़ पाए, ठीक है। पेड़ लगाने होंगे और हल का अच्छे से प्रयोग करना होगा, और ज़्यादा मात्रा में सिंचाई नहीं करनी होगी। ज़्यादा मात्रा में सिंचाई करने से क्या होता है कि वो जो मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो हवा के साथ बह जाती है, ठीक है। तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा, और हल्का अच्छे से प्रयोग करना मीन्स जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना ही प्रयोग करना है। हमें बहुत ज़्यादा अंदर तक डीपली नहीं खोदना है, ऊपरी ऊपरी परत को ही हमें उसका कार्य करना है, ठीक है बेटा। आज ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये चैप्टर पसंद आएगा, और आप अगर आपको चैप्टर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।